हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। एग्जाम डेट आपके पास है 7 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है सीटेट का। समय आपके पास कम बचा है, तो दोस्तों आप लोग कैसे तैयारी करें कि इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर लें। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ क्लू बताएंगे, जिसके माध्यम से ये जो समय आपके पास कम बचा हुआ है, मात्र 15 से 20 दिन, इसमें आप अपनी अच्छी तैयारी करके इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे बल्कि अच्छा मार्क्स भी लाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और साथ में ही PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए जरूर दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट लगाइए या दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है दोस्तों। ये 3 चीज़ें आप अपनी कंटिन्यू कर दीजिए। इन 15 से 20 दिनों में दोस्तों अगर ये आप कर ले गए तो निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में ऐसा ही दोस्तों हम आपको एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। आप लोग कह रहे थे कि सर आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराइए, तो दोस्तों हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है कि 2019 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी सीटेट के कराने वाले हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको 2019 का जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जिसका एग्जाम 7/7/2019 को हुआ था। तो दोस्तों हम आपको 2-3 पॉइंट्स बताएंगे और इन 2-3 पॉइंट्स को अगर आप समझ गए दोस्तों तो निश्चित रूप से आपसे दोस्तों 50 से 60 प्रश्न आप जो है 150 प्रश्नों में आपके आसानी से सही हो जाएंगे अगर इन 2-3 पॉइंट्स को आप समझ गए तो। होता क्या है दोस्तों, सीटेट एग्जाम पेशेंस मांगता है, आपसे धैर्य मांगता है और ज़्यादातर लोग दोस्तों पेशेंस रखते ही नहीं एग्जाम में और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करते हैं और उनका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस दिया रहेगा उनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न को समय देना है और उससे ज़्यादा दोस्तों ऑप्शंस, जो उनके ऑप्शंस दिए रहेंगे उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न से ज़्यादा आपको ऑप्शंस पे भी समय देना है। पहला पॉइंट्स दोस्तों यही है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट्स क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट्स ये है कि सीटेट के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आपको समझना होगा। अगर आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा। ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट्स क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट्स में हम आपको बता देना चाहेंगे, ऑप्शंस को दोस्तों आप 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उनको तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उनमें से जो 2 ऑप्शन होंगे आप पहले ही रिमूव कर देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, आप दोस्तों फंसेंगे 2 ऑप्शन में। उन 2 ऑप्शंस को दोस्तों फिर पढ़िएगा, रिपीट करिएगा अगेन और समझने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शंस में दोस्तों आप पहले ही 2 ऑप्शन आप हटा देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये 2 आंसर नहीं सही है, ये 2 ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन में आप फंसेंगे, वहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना है और निश्चित रूप से दोस्तों आप सही कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारे साथ इन प्रश्नों को दोस्तों देखिए और समझने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और हमसे पहले आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वाक्य में देखिए कौन सा मुख्य शब्द है, तो सबसे ज़्यादा मुख्य शब्द आपका है वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है। जो व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं उसी को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ए वाला ऑप्शन पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। बी वाला ऑप्शन शरीर व दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। सी वाला ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और डी वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, ठीक है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमेशा आपको दोस्तों एक लॉजिकल आंसर सोचना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए दोस्तों अगर आपसे प्रश्न नेगेटिव पूछा जाए तो आंसर भी उसका आपको नेगेटिव देना है, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे पॉजिटिव पूछा जाए तो आंसर भी आपको पॉजिटिव देना है। ये बात दोस्तों आप अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बी विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। सी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और डी
व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको अपनी क्लासेस में बताते आए हैं कि जो ही शब्द होता है वह एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। यदि यह किसी वाक्य में लगता है तो उस वाक्य को दबाव दे करके बोला जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो पहला ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही। बी वाला ऑप्शन है विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही। विकास सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि विकास जो है जन्म के समय ही निर्धारित हो जाए, कि बच्चों का जो विकास होगा जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया था ना, तो बिल्कुल आंसर यही सही है, सी वाला। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यह देखने को भी दोस्तों क्लासरूम में मिलता भी है, ठीक है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ए वाला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। अवधान मतलब दोस्तों होता है ध्यान, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है यह शिक्षण में लिंग पक्षापत का एक उदाहरण है। सी वाला ऑप्शन है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और डी लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सोचना है, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण में लिंग पक्षापत का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें सीटेट की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा रही है कि वह पक्षपात से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ठीक है। लिंग से एक क्वेश्चन पूछना है उसको, ठीक है दोस्तों, और एक विकार से भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ये दो क्वेश्चन दोस्तों फिक्स हैं, ठीक है। यह शिक्षण में लिंग पक्षापत का एक उदाहरण, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए। सभी प्रश्न के आंसर आपको ही बताने हैं, ठीक है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ए प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बी मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। सी वाह प्रेरणा एवं एकरूप मूल्यांकन मानदंड। और डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिलीव करना, यही प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, और कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने मन में बना लेंगे कि ये सब प्रश्न कठिन है तो आपको कठिन ही लगेंगे। प्रश्न को एक बार पढ़ना तो सीखिए, कैसे आपको प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को समझने का भी तो प्रयास करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? दृश्य रूप से बाधित यानी ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते आंखों से, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? आप लोग बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। बी यहाँ पे है स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। सी अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। और डी स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर सही हो जाएगा। अगर बच्चे देख नहीं सकते हैं तो चीज़ों को छू करके क्या करेंगे, महसूस करते हैं, ठीक है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में पूछा गया है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ए सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बी कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। और सी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और डी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो आप एक पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करिए, ठीक है। निगेटिव ऑप्शन आपको नहीं सिलेक्ट करना है।
तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हतोत्साहित करना, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ए मानकीकृत परीक्षण, बी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, सी विशिष्ट शिक्षा योजना और डी एक रूप निर्देश। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशिष्ट शिक्षा योजना। देखिए दोस्तों, अब आप अपना असेसमेंट भी करते चलिए कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, ठीक है। अभी तक हम आपको 7 प्रश्न कराए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। बी सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। और सी अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। डी श्रव्य क्षतिपूर्ति, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका हो जाएगा पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए दोस्तों, सीटेट में जो प्रश्न पूछने का लेवल है अब थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब जो है कि प्रश्न का जो लेवल है थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। एक समस्या को मूल अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या अधिगम असक्ता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा क्या होगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सृजनात्मक बच्चों की। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, प्रश्न नेगेटिव है तो ऑप्शंस भी नेगेटिव होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। दोस्तों ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। यह भी नहीं होगा दोस्तों। सी वाला ऑप्शन है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं की बजाय फीडबैक देते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ए वाला ऑप्शन है दोहरे एवं स्मरण को बढ़ावा देना। बी वाला ऑप्शन है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। सी एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। देखिए दोस्तों, आप खुद सेलेक्ट करिए इसमें नेगेटिव ऑप्शन कौन है। तो इसका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहरे एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ये नहीं होगा। प्रयोग करना दोस्तों पॉजिटिव ऑप्शन है, नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। और ज्ञान को जोड़ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। वाह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ए मैं बहुत
अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। बी, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। सी, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और डी, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। देखिए दोस्तों, वाह अभिप्रेरणा की मीन्स बाहरी रूप से जो मोटिवेशन होता है उसका बात की गई है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं अपना गृह कार्य करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह एक वाह मोटिवेशन है, वाह प्रेरणा है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से ही। एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक प्राथमिक क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। केवल वाले ऑप्शन दोस्तों निगेटिव होते नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। 14 का बी हो जाएगा। सी वाले को देखते हैं, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, निगेटिव नहीं होगा। डी वाला है केवल ये भी नहीं होगा, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ए, सूचनाओं का संचरण। बी, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। और सी, एक रूप एवं मानकृत परीक्षण। और डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्वेषण एवं चर्चा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 5 हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां। पहला ऑप्शन क्या है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। बिल्कुल दोस्तों ये भी होगा। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी होगा। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी जरूरी है। हम उम्र साथी को समझना, ये भी जरूरी है। और स्वयं से प्रश्न करना, ये भी जरूरी है। इसलिए इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा सही। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे को देखा जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर का कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ए, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। बी, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। और सी, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और डी, एक मूक दर्शक होना और बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। पूछा गया है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। और सी, सूचित करती हैं कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है 2019 का, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपर्युक्त कथन को प्रकाशित करती है? ए, साम्य धारण। बी, संरक्षण। सी, बुद्धि। और सी, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, 3 मनोवैज्ञानिक के द्वारा सीटेट में एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा है? कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोस्की महोदय। इन 3 लोगों को दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, सी, अनुकूलन एवं संगठन और डी, पुरस्कार एवं दंड। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही रूप से सूचित करता है? ए, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। बी, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। सी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। और डी, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर होते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट के कुछ पॉजिटिव टैगवर्ड्स हैं, जैसे चर्चा शब्द हो गया आपका, अवसर शब्द आपका हो गया, ठीक है, प्रोत्साहित शब्द आपका हो गया, अंतर संबंधित शब्द हो गया, प्रभावी शब्द हो गया आपका, अंतर्निर्भर शब्द हो गया। ये शब्द आते हैं दोस्तों, तो ये निश्चित रूप से ज़्यादातर चांस बनता है कि यही ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इसका आंसर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ए, सुरक्षित रखने की योग्यता, बी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, और सी, द्वितीयक वर्तुल्य प्रतिक्रियाएं, और सी, सजीवात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरक्षित रखने की योग्यता। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनाएं वादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ए, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, बी, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, और सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और डी, कौशलों का अर्जन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष महिलाओं दोनों और को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पढ़िए, तर्क की अवस्था को पहचानिए। क्या है? वर्णन, अंतःकरण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। नैतिक सिद्धांत दोस्तों कोहलबर्ग महोदय ने ही दिया था। 3 वैज्ञानिक दोस्तों जरूर पढ़ कर जाइएगा, जीन पियाजे महोदय, लेव वाइगोस्की, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको कोहलबर्ग को भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्योंकि इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अवरिया की उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ए, अंतर्वैयक्तिक, वी, अंतर्वैयक्तिक, और सी, नैदानिक, और डी, प्रकृतिवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक, क्योंकि दोस्तों ये अंतर्वैयक्तिक होती हैं, इंटरनल IQ लेवल इसमें मापा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, और देखते हैं दोस्तों इसका आंसर कितने लोग बताते हैं, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग सेलेक्ट कर लिए कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला वाला हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, यही आंसर आपके सही हो जाएंगे। आगे चलते दोस्तों, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे की समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। आप लोग बताइए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे की समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीडिया भी करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी और पास पड़ोस भी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका 2019 का पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम आपको कराए, जिसमें बाल विकास के 30 प्रश्न कराए। इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। एक दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते रहेंगे।